अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे। आप भी मेरे साथ ये दुआ पढ़ें। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आज हम कर रहे हैं मुताले पाकिस्तान जमात नहम की 9th क्लास की जो नई किताब आई है उसके मशकी सवालात। आज हम कर रहे हैं बाब नंबर 2 के तख्लीक़े पाकिस्तान के मुख्तसर सवालात। और इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 यानी पाकिस्तान की नजरियाती साथ के मुख्तसर सवालात करके उसकी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोस और हमारे ये कोशिश पसंद आएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें एक नए सिरे से और अच्छा काम करने की एक उम्मीद पैदा होती है और एक ताकत मिलती है। इसी अच्छे अच्छे कमेंट करके हमारे साथ रहा करें और आपकी जो भी आपकी नई आप जो भी चाहते हैं कि आप इस टॉपिक पर वीडियो पहले देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दिया करें, बता दिया करें। मैं आपकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए वो वीडियो पहले बना दूंगी। अब चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के मुख्तसर सवालात और सवाल नंबर 1 है कि कांग्रेस के बारे में सर सैयद अहमद खान का नुक्ता नजर बयान कीजिए। कांग्रेस के बारे में सर सैयद अहमद खान का नुक्ता नजर। सर सैयद हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को जरूरी समझते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के नजरियात और एहतजाजी सियासत पर सख्ती से तनकीद की। इनका कहना था कि कांग्रेस चूंकि सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदगी करती है, लिहाजा मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रहना चाहिए। वो चाहते थे कि मुसलमान जदीद तालीम हासिल करें, अपने हकूक के लिए बराह रास्त हुकूमत से बात करें और नए निज़ाम में अहलियत की बुनियाद पर अपना मकाम बनाए। आइंदा दौर के वाक़यात ने सर सैयद के नुक्ता नज़र को दुरुस्त साबित किया और तारीख में भी ये वाज़ह करती है कि सर सैयद अहमद खान की जो तहरीक थी, तहरीक अलीगढ़, उसमें जो लोग पढ़े, जिन्होंने जदीद तालीम हासिल की और आपके ज़ेरे साया नए अलूम से मुतारिफ हुए, वही लोग आगे जाके उन्हीं लोगों ने जो मुसलमानों की जमात थी मुस्लिम लीग, उसकी भागदौड़ संभाली और वही लोग थे जिन्होंने फिर पाकिस्तान के हसूल के लिए भी कोशिश की। सवाल नंबर 2 है कि शिमला वफ्द पर मुख्तसर नोट तहरीर कीजिए। शिमला वफ्द तकसीम बंगाल के कुछ ही अरसे के बाद 35 सरकर्दा मुसलमान कायदीन पर मुश्तमिल एक वफ्द ने 1 अक्टूबर 1906 को शिमला के मुकाम पर वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की। इस वफ्द ने वायसराय को मुसलमानों के मुतालबात से आगाह किया। वायसराय का रवैया हौसला अफजा था। इसने मुसलमानों के मुतालबात से हमदर्दी जाहिर की और वादा किया कि वो इन मुतालबात को बरतानवी हुकूमत के सामने पेश करेंगे। 1909 में जब आईनी इस्लाहात का नया मसवदा बरतानवी पार्लियामेंट ने मंजूर किया तो इसमें मुसलमानों के अक्सर मुतालबात मान लिए गए और इनमें जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा भी शामिल था। इन इस्लाहात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 या मिंटो मॉर्ले इस्लाहात का नाम दिया गया था। ये दो कौमी नजरिए की सियासी इब्तिदा थी और इसी से मुसलमान कायदीन जो थे उस वक्त के, उनका हौसला बढ़ा और उनके अंदर ये हिम्मत और हौसला पैदा हुआ कि वो अपने मसाइल को बराह रास्त हुकूमत तक पहुंचाएं और इसके लिए एक सियासी जमात जो बनाई गई उस की सूरत में वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करें और अपने मसाइल और अपने जो वो करना चाहते थे वो उसके लिए बराह रास्त हुकूमत तक रसाई हासिल कर सके। सवाल नंबर 3 है कि मुस्लिम लीग के इब्तदाई मकासद क्या थे। पहला और अवलीन मकसद 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और इनके मुतालबात मुनज़्ज़म तरीके से बरतानवी हुकूमत तक पहुंचाना मुस्लिम लीग का अवलीन मकसद था। ठीक है। दूसरा मकसद ये था कि इस तंजीम का दूसरा मकसद ये था कि मुसलमान और हिंदुस्तान की दूसरी कौमों के दरमियान मुफाहमत और दोस्ती के जज्बात पैदा किए जाएं।
यानी हिंदुस्तान में जो दूसरी कौमें थी उनके साथ भी दोस्ती का रवैया रखा जाए। तीसरा मकसद था मुस्लिम लीग के बानियों का ख्याल था कि उनकी जमात को कांग्रेस की तरह एहतजाजी सियासत का सहारा नहीं लेना चाहिए, वो कांग्रेस के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहते थे। सवाल नंबर 4 है कि दिल्ली कन्वेंशन पर मुख्तसर नोट तहरीर कीजिए। दिल्ली कन्वेंशन दिल्ली में 7 से 9 अप्रैल 1946 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के टिकट पर मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। ठीक है, 1945-46 के जो इंतखाबात थे उनकी बात हो रही है, जिनमें मरकजी और सूबाई असम्बलियों के तकरीबन 500 मुंतखब अरकान ने शिरकत की। इस कन्वेंशन में एक करारदाद मंजूर की गई जिसे करारदाद दिल्ली कहा जाता है। करारदाद में मुतालबा किया गया कि मुस्लिम अक्सरियती सूबों को एक मुकम्मल तौर पर आजाद और खुद मुख्तार मुल्क पाकिस्तान की हैसियत दी जाए। और यही वो पहली दफा यही वो चीज थी जिसने पाकिस्तान के क़याम के मुतालबे के तौर पे सामने आया, या अलग रियासत के मुतालबे के तौर पे जो चीजें सामने आई उनमें से एक ये भी था। सवाल नंबर 5, जना गांधी मुज़ाकरात पर मुख्तसर नोट तहरीर कीजिए। जना गांधी मुज़ाकरात 1944 दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1944 को 9 से 27 सितंबर तक मुंबई में कायद-ए-आज़म की रहायशगाह पर मुज़ाकरात के कई दौर हुए। कायद-ए-आज़म ने करारदाद पाकिस्तान को बुनियाद बनाया और इसी की रोशनी में मुतालबा पाकिस्तान की वजाहत की। गांधी का कहना था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मुत्तहिद होकर अंग्रेजों से आजादी हासिल कर लें और पाकिस्तान का मामला बाद में तय कर लिया जाए। कायद-ए-आज़म का कहना था कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ने से पहले हिंदुस्तान की तकसीम का मसला हल करना चाहिए। नतीजतन ये मुज़ाकरात नाकाम रहे। सवाल नंबर 6 है, कायद-ए-आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर का खिताब किसने और क्यों दिया? हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर 1916 में कायद-ए-आज़म की कोशिशों से लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया, जिसके तहत मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का मुतालबा, जिसे हुकूमत पहले ही तस्लीम कर चुकी थी, कांग्रेस ने भी तस्लीम कर लिया। हिंदुस्तान की दोनों बड़ी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हो गई कि वो अपने मुतालबात मुत्तफिका तौर पर हुकूमत के सामने पेश करेंगी और हुकूमत को मजबूर करेंगी कि मुस्तकबिल के आइन की बुनियाद इस मुत्तफिका फार्मूले यानी मिसाके लखनऊ पर रखें। इस मौका पर एक अहम हिंदुस्तानी लीडर मिसिस सरोजनी नायडू ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर कहकर इनकी खिदमत का एतराफ किया। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें, और इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल, और इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाजत। रब रखा, अल्लाह ब्लेस यू।